स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम ग्लासवेयर्स के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब आपके मन में सवाल यही आ रहा होगा कि सर ग्लासवेयर के बारे में क्यों, या ग्लासवेयर क्या वास्तव में इतने महत्वपूर्ण होते हैं। तो यदि आपके मन में यह सवाल है तो इसका जवाब मैं हाँ के रूप में मैं देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोगों को खाना पकाना अच्छा लगता है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम सब के अंदर एक कुक या एक शेफ छुपा हुआ होता है ना। और हम अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी पसंद का खाना बनाना पसंद करते हैं। लेकिन यदि खाने बनाने की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे राशन के अलावा यदि हमें किन्हीं चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वह होते हैं बर्तन, है ना। जितने अच्छे और वैरायटी के बर्तन होंगे, कहीं ना कहीं वह या उन बर्तनों का इस्तेमाल करके हम उतना अच्छे से खाने को बना सकते हैं और खाने को परोस भी सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही फार्मेसी प्रोफेशन में भी होता है। जो फार्मेसी प्रोफेशन है, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर फार्मेसी प्रोफेशन में जो राशन है वह रसायन होते हैं, है ना। और जो रसायन है, उन्हीं रसायनों के माध्यम से, उन्हीं केमिकल्स के माध्यम से हम लोगों को क्या करना है, उन्हीं केमिकल के माध्यम से हमें जो है दवाइयाँ बनाना है, या दवाई बनाने के पीछे की जो प्रक्रिया या जो मेथड होती है उसे हमें समझना है। तो यहाँ पर उन रसायनों से दवाइयों तक का जो सफ़र है, यानी सादे राशन से लेकर एक बहुत ही स्वादिष्ट पकवान या डिश तक का जो सफ़र है, उस पूरे प्रक्रिया में जो है ग्लासवेयर यानी बर्तनों का बहुत महत्व होता है। और कहीं ना कहीं यदि मैं आपसे कहूँ तो आप में से अधिकांश लोगों के मन में भी यही इच्छा रही होगी कि हम यदि फार्मेसी एज ए प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो हम वैरायटी के ग्लासवेयर, अलग अलग प्रकारों की मशीनें, अलग अलग प्रकारों के जो रसायन हैं उनके माध्यम से हम एक्सपेरिमेंट करें। क्योंकि जब आपने पहली बार कक्षा 11वीं में एडमिशन लिया होगा और यदि एज ए बायोलॉजी या मैथ्स यदि आपने चूज़ किया होगा, तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी की लैब में रखा हुआ माइक्रोस्कोप या केमिस्ट्री की लैब में रखे हुए विभिन्न प्रकार के जो रसायन हैं या जो ग्लासवेयर है, उन्होंने आपको बहुत आकर्षित किया होगा। और आप में से बहुत सारे छात्रों को यह मौका भी मिला होगा कि कक्षा 11वीं और 12वीं में आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जो कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, छोटे स्कूलों से आते हैं, जहाँ पर जो है उतनी सुविधाएं नहीं होती है जितनी ज़रूरी है। तो वह लोग जो है प्रयोग करने, एक्सपेरिमेंट करने, ग्लासवेयर को पहचानने, उनके नाम आदि से वंचित हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी कोशिश यही है कि फार्मेसी प्रोफेशन में वैसे तो बहुत प्रकार के ग्लासवेयर, ग्लास का मतलब है कांच, वेयर का मतलब है सामान, बहुत प्रकार के ग्लासवेयर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किंतु यहाँ पर शुरुआती दौर में हम लोग उन ग्लासवेयर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से मिल जाते हैं और उनका इस्तेमाल भी बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्लासवेयर के बारे में जानने की, और उसका नाम है टेस्ट ट्यूब। यदि आपने भले कोई ग्लासवेयर न देखे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में इन टेस्ट ट्यूब्स का जरूर इस्तेमाल किया होगा, है ना। यह जो टेस्ट ट्यूब है, जैसे नाम से ही हम जानते हैं, इसे टेस्ट ट्यूब कहते हैं या हिंदी में परख नली कहते हैं। और परखने का मतलब होता है टेस्ट करना, किसी चीज को पहचानना, है ना। और नली का मतलब जो ट्यूब है, यह ट्यूब के आकार की है, इसीलिए इसे नली कहते हैं। तो इसीलिए इसे हम लोग हिंदी में परख नली और अंग्रेजी में टेस्ट ट्यूब कहते हैं। अब स्वाभाविक तौर पर यदि हम देखें कि इसका क्या उपयोग होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि फार्मेसी में जितने भी या रसायन शाला में जितने भी ग्लासवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं वह
कांच के तो बने हुए होते ही है, लेकिन वह एक विशेष प्रकार के कांच से निर्मित होते हैं, यानी वह एक स्पेसिफिक टाइप के जो ग्लास है उससे बने हुए होते हैं। और वह स्पेसिफिक टाइप का जो ग्लास है उस ग्लास को हम लोग कहते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास। तो यदि आप यहां पर यदि देखेंगे या जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप इस चीज को गौर कीजिएगा कि जो भी ग्लास है, कांच है या ग्लासवेयर है, उसके ऊपर यहां पर बोरोसिलिकेट लिखा हुआ होगा। अब यह जो बोरोसिलिकेट है यह एक विशेष प्रकार का ग्लास होता है, और इस कांच की खास बात यह होती है कि हम सभी जानते हैं, है ना, कभी ना कभी आपने देखा होगा कि आप में से कुछ लोगों को कांच के बर्तनों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है, या अक्सर जब हम लोग चाय पीना पसंद करते हैं या टपरी, या हम लोग छोटी जगह मतलब टपरी वगैरह पर, गुमठी वगैरह पर चाय पीते हैं तो वो कांच के गिलास में चाय देता है। और कभी आपने घर में भी कोशिश की होगी तो आपने देखा होगा कि कई बार हम घर में जो कांच का गिलास है उसमें जैसे ही हम चाय छानते हैं तो एक ना एक बार ये इंसिडेंस आपके साथ में जरूर हुआ होगा कि उसमें चाय छानते से ही आप देखोगे कि अचानक वह जो कांच है उसमें दरार पड़ गई, वह क्रैक हो गया। ऐसा क्यों हुआ? एकदम से गर्म चाय डालते से ही वह क्यों क्रैक हो गया? क्यों? क्योंकि वह कांच जो है वह साधारण कांच का बना हुआ था, ग्लास है ना, उसमें यह क्षमता नहीं थी कि वह तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है, उस टेम्परेचर के चेंज को क्या कर सके, वह बर्दाश्त कर सके, इसीलिए वह टूट गया। यदि हमें ऐसे कांच का सामान बनाना है जिसमें हमें बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडा यदि हमें करना है, तो उन तरीके के जो कांच के सामान होते हैं वह साधारण कांच से न बनाकर बोरोसिलिकेट ग्लास से बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जितने भी बोरोसिलिकेट के ग्लास है या ग्लासवेयर है उन्हीं का इस्तेमाल जो है प्रयोगशाला में या रसायनशाला में किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह सुरक्षित भी है। कि मान लीजिए यदि मैंने इसमें कोई केमिकल लिया और मुझे उसका टेस्ट करना है और उसके लिए मैंने इसको क्या किया, यदि गर्म किया फ्लेम पर या आग पर, तो पता चला कि वहाँ पर 300-400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह जो कांच है या तो वो पिघल गया या चटक गया, और यदि यह ऐसा होता है तो यह एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो इस तरीके की दुर्घटनाएं न हो, इसीलिए हम लैब में जो भी ग्लासवेयर यूज करते हैं वह किस तरीके के होते हैं, वह बोरोसिलिकेट कांच के ही बने हुए होते हैं। तो इस तरीके से यदि आप यहां पर देखेंगे तो यह है टेस्ट ट्यूब, या जिसे हम लोग कहते हैं परख नली। साधारणतः यह जो परख नली है यह इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो क्या कहना चाहिए जो आयतन होता है, इसका आयतन करीब करीब 10 ml के आसपास होता है, किंतु आवश्यकता के अनुसार 10 ml से कम तथा 10 ml से ज़्यादा के आयतन या वॉल्यूम वाली परख नलियाँ भी उपलब्ध होती है, और कुछ विशेष प्रकार के एक्सपेरिमेंट में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे यकीन है कि यह जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है यह आपके लिए लाभप्रद जरूर साबित होगी। तो यह था हमारा पहला ग्लासवेयर। आइए देखते हैं अब हमारा दूसरा ग्लासवेयर क्या है। और अब जो अगला जो ग्लासवेयर है वह है बीकर, है ना। तो यहाँ पर इस ग्लासवेयर को हम लोग बीकर कहते हैं, और बीकर कहीं ना कहीं बीक जो है उससे बना हुआ है। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इस बीक में मतलब इस बीकर में जो चोचनुमा है ना, एक हल्की सी चोचनुमा जो है एक आकृति या एक शेप बना हुआ है ना, तो इसे हम लोग बीकर कहते हैं। और यह जो बीकर है जनरली यह भी बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर का ही बना हुआ होता है। और यदि हम इसे समझें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बीकर होते हैं, इन बीकर में जो है वॉल्यूम की यदि हम लोग बात करें, आयतन की यदि हम लोग बात करें तो कम से कम 50 ml है ना। सबसे छोटा जो बीकर साधारण तौर पर लैब में इस्तेमाल होता है वह 50 ml का होता है, और अधिकतम जो है वह 1 लीटर तक के जो बीकर है, या 1 लीटर से कई बार जो है 1 लीटर से ज़्यादा के आयतन या वॉल्यूम वाले बीकर का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यदि हम इस बीकर की बात करें तो इस बीकर का इस्तेमाल हमें कब करना है, तो खासकर यदि हम देखें तो इसमें यह
चोंचनुमा आकृति होने के कारण जो है इससे किसी लिक्विड को या किसी तरल को ट्रांसफ़र करना बड़ा आसान है ना। यदि मैं इस छोटे बीकर का लिक्विड यदि इससे मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से यदि मैं करूँगा तो इस पॉइंट के कारण, इस बीक के कारण क्या होगा, लिक्विड को ट्रांसफ़र करना, तरल को ट्रांसफ़र करना ज़्यादा आसान हो जाएगा और लिक्विड जो है वह फैलेगा भी नहीं। तो इस तरीके से जो है इस बीकर का जो इस्तेमाल है वह लिक्विड के लिए किया जाता है। अब यदि हम इस बीकर को यदि हम ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बोरोसिलिकेट लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 500 ml। हर बीकर के ऊपर उसका आयतन लिखा हुआ होता है कि वह बीकर का आयतन क्या है। अब इस 500 ml का मतलब है कि यदि हम इसमें 500 ml जो है यदि 500 ml कोई तरल को यदि भरेंगे तो वह जो है लगभग इस बीकर के पूरे ऊपर तक भरा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कभी भी हम बीकर में उसका जो आयतन होता है उतने आयतन का तरल नहीं भरते हैं। यदि मैं इसमें 500 ml का यदि आयतन 500 ml का यदि मैं तरल भरूंगा तो वह ऊपर तक पहुंच जाएगा, जिसके कारण इसे उठाना, ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो तरल है वह छलकेगा या कुल मिलाकर बर्बाद हो सकता है। इसीलिए जो है यह माना जाता है कि इस बीकर में हमेशा हमें इसके आयतन से कम आयतन का तरल भरना है। और यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक स्केल दी हुई है, यहाँ पर एक स्केल दी हुई है, एक प्रकार से माप दिया हुआ है कि यदि हम यहाँ पर इस माप तक यदि आप देख पा रहे हैं तो इस माप तक यदि आप लिक्विड यदि भरते हैं तो वह 100 ml होगा। यहाँ पे 200 ml का मार्क है, यहाँ पे 300 ml का मार्क है, यहाँ पे 400 ml का मार्क है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है यदि हम देखें तो डिफरेंट टाइप के अलग अलग वॉल्यूम के माप दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो यह जो माप है वह अप्रॉक्सीमेट माप है, यानी लगभग माप है। यानी यदि मैं यहाँ पर 100 ml तक यदि तरल को भरता हूं तो वह जो तरल है या वह जो लिक्विड है उसका जो आयतन या जो वॉल्यूम होगा वह लगभग 100 ml होगा। यानी वह 100 ml से 1-2 ml कम भी हो सकता है और 100 ml से 1-2 ml ज़्यादा भी हो सकता है। तो यह जो है क्या है, करीब करीब अनुमानित माप होता है। तो इसी तरीके से यदि हम 400 ml तक भरते हैं तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इसमें जो कुल जो तरल है वह लगभग 400 ml के आसपास है। अर्थात वह 400 ml से थोड़ा सा 2-4 ml कम भी हो सकता है और 2-4 ml ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है इन बीकर का जो इस्तेमाल है वह लिक्विड के आयतन या लिक्विड के वॉल्यूम को नापने के लिए किया जाता है, लेकिन जिसका अनुमान कम हो। साधारणतः बीकर का इस्तेमाल जो विलियन या सॉल्यूशन है उनको स्टोर करने या रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यदि मुझे कोई विलियन बनाकर इसमें कुछ देर के लिए रखना है ना, तो कुछ देर के रखने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना होता है या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। लिक्विड को एग्जैक्ट नापने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से यह जो बीकर है यह 50 ml से लेकर 1 लीटर तक साधारणतः लैब में इस्तेमाल होते हैं और कई बार इससे बड़े यानी 2.5 लीटर और 5 लीटर के जो बीकर होते हैं उनका भी इस्तेमाल जो है कभी कभी करना पड़ सकता है। लेकिन साधारणतः जो है विभिन्न प्रकार के लैब में जो है 50 ml से लेकर जो है 1 लीटर तक के बीकर साधारणतः होते हैं। तो इस तरीके से इसे हम लोग बीकर कहते हैं। अब मैंने कहा कि इसका इस्तेमाल हम लोग तरल के आयतन यानी लिक्विड के वॉल्यूम को नापने के लिए नहीं करते। तो यदि हमें लिक्विड के वॉल्यूम को नापना है या हमें 10 ml कहीं ट्रांसफ़र करना है कि मुझे इस बीकर में से 10 ml वॉल्यूम या 10 ml लिक्विड दूसरे ग्लासवेयर में ट्रांसफ़र करना है, तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग सिलेंडर का। तो आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला ग्लासवेयर जिसे हम लोग कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर
जैसा नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, मेजरिंग यानी मेजर करना, और मेजर करने का मतलब होता है मापना या नापना। यदि हमें किसी लिक्विड के वॉल्यूम को नापना है, किसी तरल के आयतन को नापना है, तो तरल के आयतन को नापने के लिए हम जिस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम लोग मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं। और यह जो मेजरिंग सिलेंडर है, यदि आप इसे देखें तो हमारे पास में जो मेजरिंग सिलेंडर होते हैं वह 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर तक के लिक्विड को नापने वाले मेजरिंग सिलेंडर होते हैं। यहां पर यदि हम मेजरिंग सिलेंडर को यदि देखें ध्यान से, तो यहां पर मेजरिंग सिलेंडर जो है इस तरीके का होता है, और यहां पर मेजरिंग सिलेंडर पर यहां पर माप है, यहां पर क्या है, लाइंस बनी हुई है। अर्थात यदि मुझे मान लीजिए 50 ml लिक्विड नापना है, तो मैं संभवतः बीकर का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। बीकर से मैंने क्या किया, बीकर से मैंने इसमें 50 ml से थोड़ी सी कम मात्रा तक मैंने क्या किया, लिक्विड को भरा, और फिर मैं पिपेट के माध्यम से जो है थोड़ा थोड़ा लिक्विड डालकर उसे 50 ml तक मैं भर दूंगा। और यहां पर 50 ml तक जब लिक्विड का लेवल आ जाएगा, तब मैं उतना लिक्विड मैं किसी दूसरे इसमें ट्रांसफर कर दूंगा। तो इस तरीके से जितने ml भी आपको नापना है, आप क्या कर सकते हैं, इस मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहां पर जब हम लोग मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर हमें यह पता होना चाहिए कि कितने ml के लिए हमें किस मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करना है। उदाहरण के तौर पर यदि यह 100 ml का है, यदि मुझे 10 ml यदि नापना है, तो यहां पर यदि हम देखें तो 10 ml जो है, 10 ml तक हम इससे नाप तो सकते हैं, लेकिन जब हम 10 ml तक इससे नापेंगे तो क्या होता है कि जब मैं 10 ml को इससे मैं ट्रांसफर करता हूं, दूसरे जो ग्लासवेयर में ट्रांसफर करूंगा, तो यहां पर संभावना है कि जो तरल है, यदि वह तरल थोड़ा सा गाढ़ा है, यदि वह लिक्विड यदि थिक है, थोड़ा सा चिपचिपा है, तो हो सकता है कि इस बड़े मेजरिंग सिलेंडर में करीब करीब आधा ml या 1 ml शायद वो यहीं पर चिपक जाए। तो इस तरीके से आपने नापा तो 10 ml है, लेकिन ट्रांसफर केवल 9 ml हो पाया है। संभावना है कि कुछ न कुछ यहां पर चिपक जाएगा। तो इसीलिए यह हमें थोड़ा सा अपने बुद्धि और विवेक के सहारे यह हमें जो है इसका निर्णय लेना होता है कि कितने ml के लिए हम किस वॉल्यूम का मेजरिंग सिलेंडर का क्या करें, इस्तेमाल करें। तो यहां पर जनरली 50 ml या 100 ml के जो मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, उनका इस्तेमाल हम लोग 10 ml से ज़्यादा यदि तरल है, 10 ml से ज़्यादा क्वांटिटी का यदि तरल है, तो उसके नापने के लिए हम लोग जो है 50 ml या 100 ml मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। अब यदि आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो यह भी क्या है, यह भी एक मेजरिंग सिलेंडर है, और यह 10 ml का है। कितने ml का होगा, यह हमेशा यहां पर लिखा हुआ रहता है ना। हमेशा आप जो टॉप पर देखोगे, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि यह कितने ml का है। तो यदि आपको 10 ml से कम क्वांटिटी या 10 ml से कम आयतन का यदि कोई लिक्विड यदि आपको जो है नापना है, तो उसके लिए हम इस 10 ml वाला मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर भी यदि आप देखें, तो यहां पर भी एक लिमिट है कि हम लोग साधारणतः यदि हम ह्यूमन एरर को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम केवल यहां पर हमें यह ध्यान रखना कि 2 ml या 2 ml से ज़्यादा, 2 ml से 10 ml के बीच का यदि लिक्विड है, और 2 ml से 10 ml के बीच का यदि आपको लिक्विड को नापना है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ml से कम
के केस में यानी 1 ml के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही जो है एरर या यहाँ पर भी वही गलती होने की आशंका है कि यदि हमने 1 ml लिया और मैंने इसको 1 ml को ट्रांसफ़र किया, तो आप देखते हैं या जानते हैं कि यदि हम पानी भी भरकर इसमें से ट्रांसफ़र करेंगे तो एक आध बूंद या पानी का कुछ अंश या उस लिक्विड का कुछ पार्ट जो है वह क्या है, इस ग्लास से चिपक जाएगा। तो क्या हुआ, कहने के लिए तो आपने 1 ml ट्रांसफर किया है, लेकिन वह एग्जैक्टली 1 ml नहीं होगा, वह 1 ml से कुछ कम होगा। और यदि 1 ml से कुछ कम है तो आपका रिजल्ट सही आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है लिक्विड के वॉल्यूम के आधार पर जो तरल जिसे आपको नापना है उसके आयतन के हिसाब से आपको यह चूज करना होता है, यह डिसाइड करना होता है कि आपको जो है किस मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करना है। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर यदि हमें 1 ml से कम नापने की जरूरत पड़ी तो क्या हमें करना है। तो 1 ml से कम नापने के लिए या फ्रैक्शन में यदि हमें नापना है कि भाई मुझे 1.5 ml चाहिए या मुझे 2.5 ml चाहिए या मुझे 3.5 ml चाहिए, तो नाप तो इससे भी सकते हैं, लेकिन इससे जो फ्रैक्शन वाले जो वॉल्यूम है उन्हें नापना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जो छोटे वॉल्यूम हैं उन्हें नापने के लिए हम लोग दूसरे ग्लासवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पिपेट। तो आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला ग्लासवेयर जिसे हम कहते हैं पिपेट। अभी हम लोगों ने मेजरिंग सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा देखा और मेजरिंग सिलेंडर के साथ में हमने जो चैलेंजेस है या जो समस्या उसके बारे में भी बात की कि यदि कम क्वांटिटी है 1 ml, 1.5 ml, 2 ml या 2.5 ऐसे यदि फ्रैक्शन में यदि आयतन या वॉल्यूम होता है तो ऐसे समय में मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करना थोड़ा सा सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें एरर या गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पिपेट। ये पाइप से ही टर्म बना हुआ है। पाइप का मतलब हम जानते हैं पाइप क्या होता है, खोखली नली, है ना। तो ये जो पाइप है इसी से बना हुआ है टर्म पिपेट। तो इस तरीके से इसे हम लोग कहते हैं पिपेट। इसे क्या कहते हैं, पिपेट कहते हैं। और यह जो पिपेट है यह अलग अलग आयतन या अलग अलग वॉल्यूम में उपलब्ध होती है। यानी यह जो है 0.5 ml से लेकर जो है 25 ml वॉल्यूम के लिक्विड को मेज़र करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे कौन सी ml कितने मतलब कौन सी पिपेट कितने ml की होगी, तो उसकी जो जानकारी है यदि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है हमेशा ये जो पिपेट होती है, पिपेट का यह जो सिरा है यानी जो टॉप पार्ट है, यहाँ पर इसका पूरा विवरण लिखा हुआ रहता है। अब इससे हम कैसे लेते हैं, तो 2 तरीके होते हैं पिपेट में किसी तरल या लिक्विड को लेने के लिए। पहला तरीका जो कि गलत तरीका माना जाता है कि हमने देखा है कि कई बच्चे इस तरीके से यहाँ पर मुंह लगाते हैं और मुंह लगाकर लिक्विड को खींचते हैं। यदि इस तरीके से यदि आप करते हैं तो यहाँ पर यह पूरी आशंका है कि थोड़ा सा जोर से खींचने पर लिक्विड जो है आपके मुंह में आ जाएगा और यदि वह तरल रसायन है तो वह आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जो सही तरीका होता है वह सही तरीका क्या है कि इसके ऊपर पीछे एक लाल कलर का, मतलब रंग तो नहीं लेकिन एक लाल कलर का एक बबल लगा हुआ होता है, एक रबर की गेंद जैसी आकृति होती है, रबर की गेंद जैसा बबल होता है। जब हम उसे जब दबाते हैं तो उसको दबाने से यानी एक प्रकार से प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और जब हम उसे छोड़ते हैं तो लिक्विड इस पे चढ़ना चालू हो जाता है। तो इस आधार पर सेफ्टी के हिसाब से हमें उस जो है रबर का जो बबल है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसकी सबसे खास बात ये होती है पिपेट की कि इस पर जो है हम जो है 0.5 ml या 0.1 ml मार्जिन से भी हम लोग नाप सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होती है क्योंकि पिपेट से लिक्विड को छोड़ने के लिए हमें कई बार थंब या ये जो हमारी फिंगर है इसका इस्तेमाल करना होता है। और जब हमें आदत नहीं होती है तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि
तो पूरी उंगली खुल गई, जैसे पूरी उंगली खुली तो पूरा लिक्विड चला जाएगा नीचे। तो ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होती। तो इस तरीके से जो फ्रैक्शन में है 0.5 ml, 1.5 ml या 0.1 ml या 2.5 ml, इस तरीके का फ्रैक्शन में जब आपको वॉल्यूम यदि मेजर करना है तो उसके लिए जो है क्या है, उसके लिए हमें इस तरीके की पिपेट का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने कुछ ग्लासवेयर जो है उनके बारे में सीखा है। इसी तरीके से यह जो श्रृंखला है लगातार चलती रहेगी और हम अलग अलग जो ग्लासवेयर है उनके नाम और उनके उपयोग और उपयोग करने के तरीके को भी हम लोग यहाँ पर सीखते रहेंगे।